ब्रेकिंग न्यूज, पीटीआई का एक वक्त अडियाला जेल पहुंच चुका है। हमारे जराए बता रहे हैं, ये देखे एक गाड़ी अंदर गई, लाइव कवरेज, ये देखे दूसरी गाड़ी अंदर गई, लाइव कवरेज, ये देखे तीसरी गाड़ी अंदर गई। साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान के घर पर 6 से ज़्यादा 7 लोग हो गए। आज मौलाना फजलुर रहमान के घर पे 8 लोग हो गए हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान, ये टोटल अगर आप न्यूज़ चैनल चलाएंगे पिछले महीने से यही चल रहा है। पीपल लाइक, आप क्यों नहीं इस पे वीडियो बना रहे? आपको किस चीज़ में फंसा कर रखा हुआ है इस कौम को? आई मीन लाइक, आप एजुकेटेड डिस्कशन करें। हमने भी सलाउद्दीन अहमद को बुलाया, आई थिंक ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू डिस्कस दिस। वो आए, उन्होंने बैठ के समझाया, अच्छा यार क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स और मुल्कों में भी होते हैं। मसला ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनना सही है या नहीं है। मसला पाकिस्तान का वही है कि हम कोई सिस्टम चलने ही नहीं देते। अगर बददियानती से आप सिस्टम में जाएंगे तो आप फिर ये जो आइडियाज़ किसी को भी आते हैं ना रात को बैठे हुए कि अच्छा साउथ अफ्रीका में भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, आप पिक एंड चूज़ कर कर के चीज़ें डालकर वन ऑफ आप जीत जाएंगे कि अच्छा यार इंडिया स्पिनर खिलाते हैं, सेकंड विकेट कर दो, 3 स्पिनर खिला दो, आप जीत गए, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू पाकिस्तान क्रिकेट। बट ये मॉडल नहीं हो सकता। उसमें अगर हम टॉस हार जाएं तो फिर क्या होगा? तो हम बस रैंडम आइडियाज़ इंपोर्ट करते हैं। ऑल ऑफ अ सडन हमें ख्याल आता है। इस पे जो सारा डिस्कशन हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर, वो सारा डिस्कशन ये हुआ है कि जी बंदे कौन तोड़ रहा है किसके, कौन मौलाना फजलुर रहमान से मिल रहा है, कौन गायब है, कौन उठाया गया है, किस पे प्रेशर है। अगर तो मैं सड़क पे जाऊं, इफ़ आई एम टू गेस, कंप्लीट कंजेक्चर ऑन माय पार्ट, मुझे नहीं लगता कि जो शिके हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने जा रही है, वो किसी को भी पता होगा। आपने डिसाइड कर लिया है आपकी पार्टी क्या है, आपकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, और उसकी बेसिस पर आप राय बनाते हैं। जिस तरह 63A, शायद उसमें मुझे एक और तफसीली वीडियो बनानी चाहिए कि किस तरह जुडिशल एक्टिविज़म जो इफ्तिखार चौधरी से शुरू हुआ, उसी के सिलसिले में हमारे पास साकिब निसार जैसे लोग आए, उमर अता बंदियाल आए। होता क्या है, एक सिस्टम होता है, एक ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स का तसव्वुर है कि भाई एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है, ये एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं। पाकिस्तान में ये सिस्टम चलता नहीं है क्योंकि इन सब का एक अब्बू बना हुआ है। एक इंस्टीट्यूशन जब बोले कि यार और कोई इदारा चल ही नहीं सकता, वो मीडिया भी कंट्रोल करे, वो जुडिशरी भी कंट्रोल करे, वो इकोनॉमी भी कंट्रोल करे, वो फॉरेन पॉलिसी भी कंट्रोल करे, तो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, ये सारी चीज़ें ना एक फसाड बन जाती हैं। तो इसीलिए हम काफ़ी टाइम से शोर मचा रहे हैं कि यार ये बाकी इंस्टीट्यूशंस खोखले होते जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमें हमेशा से बताया गया है कि पार्लियामेंटेरियंस, पॉलिटिशियंस जो हैं, इनसे तो बुरा कोई इंसान ही नहीं है। अगर हम शख्सियात को साइड पर रखें, पहले अगर हम इंस्टीट्यूशन और सिस्टम की बात करें, मेरी नज़र में पाकिस्तान एक पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी एब्सोल्युटली, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को लेकर शिके हैं, उनको कोई नहीं छेड़ सकता। कोई पार्लियामेंटेरियन मेजॉरिटी बनाकर, जिस तरह हमने हिटलर के सीरीज़ में, जो किसी ने नहीं देखी, थैंक यू वेरी मच, इनेबलिंग एक्ट भी डिस्कस की, इस तरह की लेजिस्लेशन पार्लियामेंट नहीं पास कर सकता। बियॉन्ड दैट, जो लोग वोट लेकर आए हैं उन लोगों का हक बनता है, वो कौम के नुमाइंदे हैं, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आपकी मिलिट्री अनइलेक्टेड है, आपकी जुडिशरी अनइलेक्टेड है, तो मिलिट्री और जुडिशरी अक्सर पार्लियामेंटेरियंस, पॉलिटिशियंस को आड़े हाथों लेती है, उनको जलील करती है, उनको बुरा भला कहती है। लेकिन अपना भी तो ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। अगर तो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री और जुडिशरी का एक स्टेलर, स्पॉटलेस रिकॉर्ड होता तो हम कहते यार सियासतदान बुरे हैं। पर ये लोग अपने भी तो गिरबान में झांक कर देखें। तो क्योंकि पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूशन अपनी हदों में नहीं रहता, तो पाकिस्तान में कोई सिस्टम नहीं चल सकता। उमर अता बंदियाल, सबको पता है मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन अगर मैं उनकी बेस्ट नीयत अज्यूम करूं, मैं अगर अज्यूम करूं कि यार 63A में जो ने वो आईनी दायरे से बाहर निकलकर, पामाल होकर, द सुप्रीम कोर्ट does not have a right to rewrite the constitution. The parliament has the right to rewrite the constitution. सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता है कि अच्छा यार पार्लियामेंट की नीयत क्या थी, उन्होंने क्यों ये कानून बनाया है। उमर अता बंदियाल ने पीटीआई को पंजाब असेंबली देने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि यार अच्छा इसका कंक्लूजन क्या होगा, अब मैं इसकी जस्टिफिकेशन ढूंढता हूँ। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दिया, जो वो एज चीफ जस्टिस कर ही नहीं सकते थे। अब
क्योंकि आपको सालों साल बताया गया है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना वो लोग बुरे भले होते हैं, वो लोग इंसान के बच्चे होते ही नहीं हैं। तो इसीलिए उमर अता बंदयाल एक सच्चा आदमी है, वो सच के लिए खड़ा हुआ है। हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए उसने ये किया। जब आप सिस्टम से बाहर निकल के कुछ करते हैं ना, छेड़खानी करते हैं कि यार अच्छा ये एक घड़ी चल रही है, इसमें मैं एक और बाहर से कील ठोक दूं तो ये लगेगा कि अच्छा सही चल रही है, लेकिन वो जब कील अंदर जाएगी वो अंदर से उस घड़ी को रस्ट कर देगी और फिर उसके जो बाकी कंपोनेंट्स हैं ना वो चलना बंद हो जाएंगे। ये होता है जब एक वर्किंग सिस्टम में आप एवं की कीलें ठोकें अपनी तरफ से, अपने रोल से बाहर निकल के चीज़ें फिक्स करने के लिए। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रहा है, अब आप इस नीयत से सोचें, ठीक है हमें लगता है ये सब बुरे लोग हैं, बट अज्यूमिंग कि यार पीपीपी पीएमएलएन में अच्छे लोग हैं, नेक नियति रखते हैं, अगर तो जो पहले हमें बताया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा है, जो सलाउद्दीन अहमद ने भी बैठकर 2 घंटे हमसे बात की कि सुप्रीम कोर्ट ही अबॉलिश हो जाएगा, जो वो एक सिस्टम है चेक एंड बैलेंस का वही अबॉलिश हो जाएगा। अज्यूमिंग उस तरह का कानून आ रहा था, वुडंट यू वांट सम कॉन्शियंशियस ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस इन द पार्लियामेंट जो अपने कॉन्शियस की बिना पर पार्टी के अगेंस्ट जाकर वोट करें, वो बोले हम अपनी कुर्सी छोड़ देंगे लेकिन हम इसके अगेंस्ट वोट करेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट अबॉलिश कर रहा है, आप वाह वाह करेंगे। इसीलिए वो कानून एग्जिस्ट करता था, उसको बिल्कुल सही वापस करेक्ट किया गया, बोला गया उमर अता बंदयाल की जो इंटरप्रिटेशन थी वो रीराइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन गलत थी। क्योंकि अगर तो कोई इस तरह का कानून आ रहा है, या लेट्स से आपका प्राइम मिनिस्टर है वो फैसला कर दे कि यार हम पता नहीं क्या करना जा रहे हैं, या कुछ स्कैंडल्स कुछ भी हो जाए, आप अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इजहार कर सकते हैं। उसकी पेनल्टी है, उसकी पेनल्टी ये है कि आप अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं, यू विल हैव टू विकेट योर सीट। उसका पूरा प्रोसेस है शो कॉज नोटिस के साथ। ये जो उमर अता बंदयाल ने इंटरप्रिटेशन दी थी कि वोट भी फिर काउंट नहीं होगा, वो सेंस नहीं बनता। द रीज़न आई एम सेइंग दिस इज़ कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे, बट द पॉइंट इज़ कि वो डिस्कस करना ही थोड़ा अजीब है, क्योंकि अभी जो हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बेहतर करने के लिए, सिस्टम को बेहतर करने के लिए नहीं हो रहा। जुडिशरी, एंड मैं नहीं कह रहा जुडिशरी ने शुरू किया, शुरू पाकिस्तान में मिलिट्री नहीं किया है अपनी बाउंड से बाहर आना। इस केस में उमर अता बंदयाल वाले में जुडिशरी बाहर आई, मिलिट्री ने बोला ठीक है, फिर जुडिशरी अगर इस तरह खेलना चाह रही है। रिजर्व सीट्स जजमेंट में भी एक खिचड़ी बन गई। पहले आपने बोला अच्छा जी बैट सिंबल नहीं देंगे इलेक्शन से पहले, वो आपने बोला स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, स्ट्रिक्ट टेक्सचुअलिज्म, उस पर बहुत तनकीद की, हमने भी बहुत डिस्कस किया। एक दफ़ा आपने वो जजमेंट दे दिया, फिर आपने बोला नहीं पीटीआई इज़ अ पार्लियामेंट्री पार्टी, इट रिमेन्स अ पार्लियामेंट्री पार्टी। तो वही कन्फ्यूजन आपने खुद क्रिएट की कि अच्छा जी नहीं हम आपको सिंबल नहीं देंगे, आपने इलेक्शन नहीं करवाया। पर अब जो लोग इलेक्ट हुए हैं सिंबल के बगैर एज इंडिपेंडेंट्स, वो पार्टी मेंबर्स हैं नहीं हैं, आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हैं, आप पीटीआई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद पैदा की कन्फ्यूजन, फिर रिज़र्व सीट्स जजमेंट में उसको करेक्ट करने की कोशिश की, तो ईसीपी को भी नहीं समझ में आ रही। इसमें एब्सोल्युटली मुझे नहीं लगता कि नेक नियति से ईसीपी भी एक्ट कर रहा है। ईसीपी भी जो डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहा है वो हो सकता है अब ज़ाहिर बात है मेरे पास कोई ज़राए नहीं है, बज़ाहिर हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर में आकर या इस्टेब्लिशमेंट के साथ कलूड करके कर रहा हो। तो ये जब सारे ही बैड एक्टर्स होते हैं, सारे ही कहते हैं कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स ऑफ द गेम खेलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये जुडिशरी से रिलेटेड मामला है इसलिए मैं जुडिशरी डिस्कस कर रहा हूँ। पीडीएम ने भी यही किया, नहीं कराएंगे इलेक्शन 90 दिन में, एक्सटेंडेड केयर टेकर गवर्नमेंट चलाएंगे। उसके साथ साथ फिर जब इलेक्शंस हुए भी वो बहुत कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस हुए। देयर इज़ एन आइडिया कि इनका मैंडेट नहीं है, वो हर दफ़ा होता है, इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। आई मेंटेन दैट 2018 के इलेक्शंस भी रिग्ड थे, पीटीआई केम इनटू पावर, डिड नॉट हैव द मैंडेट। पीएमएलएन अभी जो पावर में है दे ऑल्सो डिड नॉट हैव द मैंडेट। आप कह सकते हैं 2018 में अगर 18% चोरी हुई थी तो 2024 में 20%, 25%, जो भी आप कहना चाहें, द फैक्ट इज़ चोरी तो दोनों जगह हुई थी। सो क्योंकि मैंडेट इन क्वेश्चन है, क्योंकि हम सिस्टम्स की बात नहीं करते, क्योंकि हमने पार्लियामेंट को एक रबर स्टैंप इदारा बना दिया है, और ये 2017 से किस तरह हुआ उस पर हमने कई बात की हुई है। इसीलिए जो सारा डिस्कशन मीडिया पे होता है वो सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ
उसका क्या इम्पैक्ट है, इन चीज़ों पे होता ही नहीं है। ऑल दैट रिमेन्स इज़ कि अच्छा मौलाना फजलुर रहमान जो हैं ही कंट्रोल्स दी इंटायर पार्टी। ये भी आप देखें बंदयाल की जो इंटरप्रिटेशन थे उससे क्या हुआ। अब बज़ाहिर आपको क्या बताया जाएगा, इमरान खान हक सच के लिए खड़े हुए हैं, मौलाना फजलुर रहमान हक सच के लिए खड़े हुए हैं, ये लोग, इट्स ऑल पॉलिटिकल बारगेनिंग, इट्स ऑल पॉलिटिकल बारगेनिंग। जो बातें हो रही हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो नहीं हो रही। क्या PMLN और PPP कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खड़े हुए हैं? नहीं। क्या मौलाना फजलुर रहमान कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खड़े हुए हैं? नहीं। क्या PTI कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खड़ी हुई है? नहीं। These are all political bargains that are happening। आपको आकर बताया जाता है कि हम हक सच के साथ खड़े हुए हैं, बैक डोर चैनल जो बातें हो रही होंगी वो डील्स हो रही होंगी। अच्छा भाई, हम आपके साथ आते हैं, हमें क्या मिलेगा आपके साथ आने के लिए? लेकिन हम जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हम बस उसके पैरोकार बनकर आंखें नीचे करके शीप की तरह उसको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। उसकी जो भी साइड है हर इशू के ऊपर, उस पर आकर खड़े हो जाएंगे। अब सिस्टम की अगर हम बात करें, जो भी पार्लियामेंट है जिस तरह है उसमें हज़ार मसले हैं, बट PMLN, PPP, मौलाना फजलुर रहमान, MQM, PTI, जमात इस्लामी, जो भी मेजर पार्टीज़ हैं सारी, इन्हीं की रिप्रेजेंटेशन है ना। अब पार्लियामेंट्री पार्टी का जो हेड है वो सब कंट्रोल करता है, उसके अलावा तो वोट नहीं हो सकता। एज अ पार्लियामेंट्री पार्टी आपको वोट देना होता है। तो इफ़ेक्टिवली जो पार्टी के हेड्स हैं 4-5 लोग, वो पूरा पाकिस्तान का मैंडेट रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर तो अज्यूमिंग PTI कम्स ऑन बोर्ड, अब खुदा को पता PTI का रिप्रेजेंटेटिव है कौन। बैरिस्टर गौहर आकर कहते हैं कि उनकी रज़ामंदी नहीं है, कंसल्टेशन कह लें चले आप, उसके साथ मिलकर ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है जो अब आए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का। तो PTI इज़ ऑन बोर्ड एसेंशली। सलमान अकरम राजा आकर कुछ और बात करते हैं, कोई और PTI के लोग, अली मोहम्मद खान जाकर कोई और बात करते हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि एक पब्लिक पॉस्चरिंग है। आवाम को तो ये नहीं दिखा सकते ना कि हम PPP, PMLN, मौलाना फजलुर रहमान सबके साथ बैठकर, साथ मिलकर, इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक डील बनाकर ये पेश कर रहे हैं। तो आवाम को भी दिखाना है कि नहीं लड़ेंगे, मरेंगे, डर, और पीछे पीछे जी बिल्कुल 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 करके मान लिया आपने। जिस तरह जब स्टेट बैंक ऑटोनमस हुआ था तो आफ्ताब एहसन इकबाल और मिफ्ता इस्माइल ने बहुत शोर मचाया था, PMLN ने वॉकआउट भी किया, पर फिर वो जो पावर में आए तो उन्होंने नहीं पलटा। तो हो सकता है उस टाइम भी PMLN ने बोला ठीक है हम पास होने देंगे, दिखाने के लिए हम शोर मचाएंगे, वॉकआउट करेंगे, शोर करेंगे कि बेच दिया, मुल्क बेच दिया, बट पीछे पीछे से आप कर लें। इसी तरह अक्सर PPP ने भी चीज़ें की हैं कि गवर्नर दूसरी तरफ देखेगा, बाहर जाएगा, पीछे से आप कर लें, पास लो। तो हो सकता है इस तरह की कोई चीज़ हो रही हो। PTI पब्लिक पॉस्चरिंग में ये बात कभी नहीं करेगी। पीछे पीछे जो शुरू में ड्राफ्ट आया था, जो शुरू में रूमर्स आए थे, उससे बहुत डाइल्यूटेड वर्जन है। क्या है स्पेसिफिकली वो डिस्कस कर लेते हैं। आई नो कि मैंने शुरू की बातें ज़्यादा कर ली हैं। क्रेडिट जाएगा बेनज़ीर शाह को कि उन्होंने कंपाइल किया है, जियो फैक्ट चेक की एडिटर हैं। उनकी जो कंपाइलेशन है, उन्होंने जो लिखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली ये तो पता हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है क्या। अब आप लोग बोलेंगे कि देखो कितना चाला है ये, इन्फॉर्मेशन भी ले रहा है तो बेनज़ीर नामी खातून से ले रहा है। ये थोड़ी खूबसूरती है। आप मेरी PGC की वीडियो देखें तो पटवारी जो हैं उस पर मुझे यूथ बोल रहे हैं। तो अगर पटवारियों को लगता है कि मैं यूथ हूँ, यूथ को लगता है कि मैं जियाला हूँ, और PPP को लगता है कि मैं पटवारी हूँ। अभी मिफ्ता भाई भी आए हुए थे और उन्होंने भी मुझे बोला आप PMLN मजाक में। तो अगर किसी को नहीं पता, इंडिया को लगता है कि मैं इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हूँ, पाकिस्तानी को लगता है कि मैं काफिर हूँ, तो मैं और सलमान खान दोनों समझ में नहीं आते, दिल में आते हैं। लेट्स एक्चुअली डिस्कस व्हाट इज़ बीइंग प्रपोज्ड, व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़, जो पहले मैं बात कर रहा था। अज्यूमिंग PTI कम्स ऑन बोर्ड, वेदर इन क्लोज रूम्स और इन पब्लिक तो कभी भी नहीं आएगी, बट क्लोज रूम्स में अगर उन्होंने कंसेंट कर दिया है तो फिर एज फार एज द सिस्टम इज़ कंसर्न हम तनकीद कर सकते हैं, हम बुरा भला बोल सकते हैं। इफ़ेक्टिवली द सिस्टम हैज़ वर्कड। हमने उस VCR में 500 के नोट डाल कर तारों को स्कॉच टेप करके उस VCR को चला रहे हैं हम पार्लियामेंट वाले, बट वो जिस तरह हम चला रहे हैं वो सिस्टम वर्क कर गया है। क्योंकि अगर ये पार्टीज़ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नुमाइंदे हैं, पार्लियामेंट का हक है,
तो पार्लियामेंट ने अगर सबके कंसेंसस से पास किया है तो एज़ फार एज़ द सिस्टम इज़ कंसर्न वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं। हम अच्छा बोल सकते हैं, हम बुरा बोल सकते हैं, बट हम ये नहीं बोल सकते कि हक ही नहीं था, राइट ही नहीं था। अगर तो सब पार्टीज़ के कंसेंसस से होता है एंड भले व्हाट द नंबर्स शो, द आइडिया इज़ के पब्लिक में सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन और पॉपुलैरिटी पीटीआई की है, तो पीटीआई का इस पर ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगेन टैसिटली, ओपनली, जिस तरह भी, इफ़ पीटीआई इज़ ऑन बोर्ड देन एवरीथिंग बिकम्स कोशर। अच्छा जी, क्या प्रपोज हो रहा है? सबसे पहले आसान चीज़, आर्टिकल 9A कि भाई हर पर्सन, हर इंसान को एक क्लीन, हेल्दी, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट होगा। ये उनको आपने एक वो दे दिया, फूल दे दिया कि अच्छा यार कड़वी गोली आपको खिला रहे हैं, उसको ना शुगर कोटेड पिल जिस तरह कहा जाता है, साथ ही साथ एक टॉफ़ी आप लोग ले लें। JUIF जो हैं मौलाना फजल रहमान की पार्टी, उन्होंने बोला कि रिबा जो है वो जनवरी 1, 2028 तक एलिमिनेट हो जाए। ये इन्होंने क्यों किया? क्योंकि मौलाना फजल रहमान इतना खुलकर आए थे, इतनी उन्होंने बातें की थी, कॉन्स्टिट्यूशन ये वो, तो अब वो अपने फॉलोअर्स को ये दिखा सकते हैं कि हमने तो इस्लामी रिबा को ख़त्म करने के लिए अपनी कुर्बानी दी, जमहूरियत के साथ खड़े। ये सारी बातें हम वो कर सकते हैं, ठीक है। वो इस्लामिक टच का पॉलिटिक्स देखकर जस्टिफाई कर सकते हैं कि यार हम लोग तो इसलिए ऑन बोर्ड आए थे कि ये जो एक लानत है पाकिस्तान के माशरे पे, ये जो शरिया के ख़िलाफ़ एक चीज़ है जो हम लोग इस्लाम नाफिज करना चाह रहे हैं, वो करने के चक्कर में मौलाना फजल रहमान कह सकते हैं हम तो इसलिए आए थे। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये इस्लामिक टच दे दिया। अच्छा जी, तीसरी चीज़, आर्टिकल 48 जो है कि प्रीवियसली द एडवाइस टेंडर टू द प्रेसिडेंट, द कैबिनेट मिनिस्टर, ये जो हैं ये कोर्ट में नहीं क्वेश्चन हो सकते थे। स्टेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, अब मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट को इस प्रोटेक्शन से हटाया जा रहा है। इसमें भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। अभी अमेरिका में भी यही डिस्कशन हो रहे हैं। जस्टिस क्लैरेंस थॉमस जो हैं उन्होंने प्रेसिडेंशियल प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा दे दी है ट्रंप को। तो अगर तो पहले कानून ये था कि आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो मिनिस्टर्स हैं वो भी नहीं क्वेश्चन हो सकते कोर्ट में, और उनको अमेंड किया जा रहा है कि अब सिर्फ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो क्वेश्चन नहीं हो सकते कोर्ट में। आई थिंक दिस इज़ अ गुड लॉ। इसमें तो वो खुद अपनी प्रोटेक्शन कम कर रहे हैं। अच्छा जी, आर्टिकल 81 जो है रिगार्डिंग द फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो है पहले मिलता था आपके सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जो ये फ़ंड है इसमें से पैसे, अब ये मिलेगा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी, क्योंकि उनकी पावर्स बढ़ा रहे हैं। हम आगे आएंगे उन चीज़ पर। तो फ़ंड में से भी उनको हिस्सा बढ़ा रहे हैं। अगेन नॉट अ बिग डील। आर्टिकल 111 जो है वो अमेंड हो गया है। प्रीवियसली ओनली द एडवोकेट जनरल हैड द राइट टू speak and take part in proceedings of the provincial assembly. The amendment now extends the right to a government advisor as well. Again no big deal, provincial assembly में government advisor जो है वो आकर बातें कर ले। अच्छा, अब आते हैं ना स्पाइसी चीज़ों पर। आर्टिकल 175A, appointment of judges has been amended. The judicial commission will now evaluate the performance of high court judges. तो high court judges जो हैं वो पहले for the appointment of judges to the Supreme Court, the composition of the Judicial Commission has been revised. The new Judicial Commission consists of the Chief Justice, senior most judges of the Supreme Court, Minister for Law, Attorney General, an advocate, 2 members from the Senate and National Assembly. इसमें जो चीज़ हटाई गई है जो ज़रूरी है, अ वुमेन और नॉन मुस्लिम क्वालिफाइड टू बी अ सेनेट मेंबर एज अ टेक्नोक्रेट नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर। द रिक्वायरमेंट फॉर अ फॉर्मर चीफ, यही बात मैं कर रहा था कि द फॉर्मर चीफ जस्टिस और जज हैज़ बिन रिमूव्ड। ये आई डोंट नो करंट उसके लिए किया है या आगे के लिए किया है। आगे में तो वो चाहेंगे कि काजी फैज़ ईसा बैठे हुए हों। क्वेश्चन मार्क वही है कि काजी फैज़ ईसा बैठे हुए होंगे या नहीं होंगे। जो मोस्ट लोगों की राय है कि काजी फैज़ ईसा तो जा रहे हैं, वो तो पक्का हो गया है कि काजी फैज़ ईसा तो जा रहे हैं। पर जो इनकमिंग चीफ जस्टिस हैं, अगेन ये सारी चीज़ अगर आप मेरी राय जानना चाहें, इट विल कम बैक टू बाइट द करंट गवर्नमेंट इन द रियर साइड, क्योंकि आप इतना खुला फड्डा ले रहे हैं इतने महीनों से। एक वो सही हो या गलत हो, जो भी एक पिक्चर ये पेंट कर दी गई है कि गवर्नमेंट ने काजी फैज़ ईसा और कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ मिलकर, सही है या गलत है मैं नहीं बोल रहा, पब्लिक परसेप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की, अपने पावर्स एक्सीड करने की कोशिश की। वही जो मैं कह रहा हूँ कि जब आप अपनी
दायरे से बाहर आते हैं ना और बोलते हैं अब खुली जंग है, तो वो सुप्रीम कोर्ट बदला लेगी। पहले ही PMLN और PPP के ख़िलाफ़ ही रही है हमेशा से सुप्रीम कोर्ट। इसकी एक तारीख़ है, उसमें कभी और पढ़ेंगे हम। द जुडिशल कमीशन विल हैव सेपरेट रूल्स फॉर द परफॉर्मेंस एंड एवेल्युएशन ऑफ जजेस। टू सपोर्ट दिस, अ सेक्रेटेरिएट विल बी एस्टैब्लिश्ड हेडेड बाय द सेक्रेटरी एंड स्टाफ्ड अकॉर्डिंगली। एडिशनली 1/3 and of the members of the commission can requisition a meeting. Previously, the Judicial Commission was required to nominate one person by majority vote to the parliamentary committee for the vacancy of a judge in the Supreme Court, High Court, or Federal Shariat Court. The new amendment changes this process so that the Constitution will now send the nomination directly to the Prime Minister, who will then forward it to the President. All sections related to the parliamentary committee have been omitted. Additionally, the Commission will conduct an annual evaluation of High Court judges. If a judge's performance is deemed insufficient, they will be given an improvement period. If their performance remains unsatisfactory after this period, a report will be sent to the Supreme Judicial Council for removal. For the appointment of the judge of the Islamabad High Court, earlier the Judicial Commission also included Chief Justice Islamabad High Court and the senior most judge of the High Court. Now an advocate and federal minister nominated by the Prime Minister has also been added. Basically जो judges का selection है उसमें गवर्नमेंट का रोल या पार्लियामेंट का रोल बढ़ाया जा रहा है। इसमें भी देखा ज़रूर जाएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर एक हमला किया जा रहा है, उनकी इंडिपेंडेंस को क्वेश्चन किया जा रहा है। पर जब ये लोग प्लॉट लेने जाते हैं तब तो कहते हैं हम फेडरल एम्प्लॉयज़ हैं। दुनिया भर में कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, पार्लियामेंट्री चेक एंड बैलेंस ज़रूर होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट पे चेक एंड बैलेंस रख सकती है, मेरी नज़र में फ़िलोसॉफिकली तो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। नॉट एज़ फार एज द सिस्टम इज़ कंसर्न, एज़ फार एज द सिस्टम इज़ कंसर्न वो एक इक्वल फुटिंग पे एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं। बट बिकॉज पार्लियामेंट इन थ्योरी हम सब की पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू विल रिप्रेजेंट करती है 2040 मिलियन लोगों की, उसको आप अंडरमाइन आसानी से नहीं कर सकते। तो जो इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं उनका दुनिया भर में एक ओवरसाइट होती है, ऑब्वियसली समथिंग दैट डजंट अमाउंट टू इंटरफियरेंस, बट इन टर्म्स ऑफ सेलेक्टिंग पीपल, इन टर्म्स ऑफ एलिवेटिंग पीपल, आई एम नॉट अवर्स इन थ्योरी टू पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। ऑब्वियसली ये जो चीज़ें की जा रही हैं वो बदनीयती से की जा रही हैं, एक शख्स को रोकने के लिए की जा रही हैं। अगर एक आइडिया है कि मंसूर अली शाह जो इनकमिंग चीफ जस्टिस हैं, वो PTI को लगता है वो आते ही इमरान खान को छोड़ देंगे और PMLN PPP को लगता है कि शायद हमारे ख़िलाफ़ जाएंगे, तो वो शख्सियात की बेसिस पर जो काम हो रहा है वो गलत है। बट अगेन इन थ्योरी, इन प्रिंसिपल, should there be parliamentary oversight? Is there anything, am I averse to the idea of parliamentary oversight? No, not really. इसीलिए तो पार्लियामेंट बनाते हैं हम। तो पहले ये होता था कि जो सीनियर मोस्ट जज था वो अपॉइंट हो जाता था ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस। यही सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, सबसे जो कंटेंशियस चीज़ है वो यही है। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई 3 लोगों के जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम जाएगा, उनमें से सेलेक्ट होगा। अगर कोई मना कर देता है तो फिर वो अगले बंदे पे चला जाएगा। इसमें मुझे लगता है ये स्पेसिफिक अभी के लिए भी किया है कि जो कमेटी है उसके पास रिटायरमेंट के बाद 14 दिन होंगे टू सेंड इट्स नॉमिनेशन, बट अंडर द न्यू अमेंडमेंट्स द फर्स्ट नॉमिनेशन मस्ट बी सेंट विद इन 3 days पोस्ट रिटायरमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस। ये चीज़ें आप चाह रहे हैं फ़ौरन हो। अब ये सबसे बड़ा मसला है। अगेन एक लंबा डिस्कशन हो सकता है कि यार क्या इन थ्योरी इसमें कोई बुराई है, नहीं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी तो ऐसे ही डिसाइड होता है। कोई नहीं बोलता कि आर्मी की जो एज एन इंस्टीट्यूशन है आप उसमें इंटरफियरेंस कर रहे हैं। सबको पता है भाई प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, बट बियॉन्ड दैट पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है पाकिस्तान। तो प्राइम मिनिस्टर का हक है, प्रेसिडेंट का हक है, इलेक्टेड लोगों का हक है। कोई नहीं बोलता कि आर्मी की इंडिपेंडेंस ख़राब होगी क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने सेलेक्ट किया। बट क्योंकि हिस्टोरिकली सुप्रीम कोर्ट में ऑटोमेटिकली होता आ रहा है और अब ख़ास इस वजह से कर रहे हैं कि मंसूर अली शाह ना बने, तो ये चीज़ बहुत कंटेंशियस हो जाती है, बदनीयती से की हुई होती है। अगर ये चीज़ें डिस्कस हो रही होती, ओपनली डिस्कस हो रही होती, किसी ने बहुत अच्छा सजेशन भी दिया कि भाई अगर आप
साफ़ और शफाफ अच्छा काम करते हैं ना, तो ये तारीखियों में नहीं करते, ये लास्ट मिनट चीज़ें पब्लिक नहीं होती। आप ये एडवाइसेस बहुत पहले से देते हैं, यू ब्रिंग पीपल ऑन बोर्ड, यू गेट देयर ओपिनियंस, पीपल लाइक सलाउद्दीन अहमद, पीपल लाइक फरिया अजीज़, उनको बुलाया जाए, उनकी राय ली जाए, समझा जाए कि अच्छा यार इसके क्या कल नुकसानात हो सकते हैं, एक ओपन डिबेट हो इन चीज़ों के बारे में, ये ड्राफ्ट शेयर किए जाएँ। ये सैटरडे संडे, अभी सैटरडे के मेरे ख्याल से 6 बजने वाले हैं, अभी किसी को नहीं पता कि फ़ौरन से सेनेट नेशनल असेंबली सेशन चल रहे हैं, पास हो जाएगा नहीं होगा। इस तरह जो काम होता है रात की तारीखियों में वो बदनीयती से होता है। तो अगेन इन प्रिंसिपल डू आई हैव अ प्रॉब्लम इफ़ Pakistan always had this system? No, not really, because again I believe in parliamentary supremacy, I believe in the system working, not in the people. अगर किसी की नज़र में नहीं पार्लियामेंटेरियंस बुरे होते हैं इसलिए उनसे राइट्स लें, तो इस तरह तो कोई सिस्टम नहीं चल सकता ना। इसमें एक और ये भी तजाद है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर मोस्ट है वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब एलिवेशन की बात आती है तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के खुद पिक करते हैं हाई कोर्ट का सीनियर मोस्ट या चीफ जस्टिस, ऑटोमेटिकली नहीं सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हो जाता। तो अगर आप कहते हैं कि सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल अप्लाई होना चाहिए, ये बेस्ट प्रिंसिपल है, तो उसको कंसिस्टेंटली रखें। अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई जजेस की परफॉर्मेंस को भी देखना चाहिए, उसकी बेसिस पे करना चाहिए, अगेन मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, उसमें जो एक्टर्स हैं वो बैड फेथ से कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते। एज अ सिस्टम आप अगर कहते हैं जजेस को एवेल्यूएट करना चाहिए, तो फिर वो दोनों तरफ करना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट में भी ऑटोमेटिकली नहीं होना चाहिए। इसमें ना फिर मसले मसाइल आते हैं कि साकिब निसार ने अपनी मर्ज़ी से मुनीब अख्तर को बना दिया, जबकि याह्या अफरीदी उनसे सीनियर थे, तो याह्या अफरीदी अब बाद में आए हैं, तो याह्या अफरीदी अब सीनियर नहीं होंगे, मुनीब अख्तर उनसे आगे चले गए हैं। तो ये मसले पैदा हो जाते हैं जब एक तरफ सीनियर मोस्ट नहीं अप्लाई हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ सीनियर मोस्ट अप्लाई हो रहा है, तो विद इन द सिस्टम भी लोग फेवरेटिज़म करके अपने पसंद के जजेस लाकर अपनी पसंद का सुप्रीम कोर्ट बनाते हैं। चीफ जस्टिस की इस पावर को भी एटलीस्ट देखने की तो ज़रूरत है। आर्टिकल 179, अब ये एक और जो कंटेंसस चीज़ है जो शुरू से डिस्कस की जा रही थी कि रिटायरमेंट एज बढ़ा देंगे ताकि काजी फैज़ ईसा जो हैं वो कंटिन्यू कर सकें। जिस तरह फ्रेज़ किया गया है अमेंडमेंट, थोड़ी सी कन्फ्यूजन में, मैं पहले आपको बता दूँ। Article 179, which previously said the retirement age of a Supreme Court judge at 65 has been amended. The amendment now specifies that the Chief Justice will serve a fixed term of 3 years. तो अभी तो एक क्लैरिटी है कि अच्छा ये 65 वाली चीज़ से they're doing away with, 3 साल भाई करने हैं जब भी आप अपॉइंट हो। लेकिन आगे लिखा हुआ है unless they resign, reach the age of 65 or are removed from office. Resign और remove from office तो वाजे है, बट ये जो है रीच द एज ऑफ 65, जिस तरह ये सेंटेंस कंस्ट्रक्टेड है इफेक्टिवली उसका मतलब तो यही होगा कि 3 साल पूरे करेंगे अनलेस दे रीच द एज ऑफ 65, यानी 65 पे तो रिटायरमेंट लेनी ही लेनी है। इस पर थोड़ी क्लैरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि जो कहा जा रहा था वो कहा तो यही जा रहा था कि रिटायरमेंट एज बढ़ा रहे हैं ताकि काजी फैज़ ईसा कंटिन्यू कर सकें। अब अगर ये फ़ैसला हो गया है कि काजी फैज़ ईसा ने नहीं कंटिन्यू करना, तो फ़र्क नहीं पड़ता रिटायरमेंट एज बढ़ाने से या कम करने से। आई एम नॉट क्लियर अबाउट वेदर दिस मीन्स कि 3 साल पूरे करने ही हैं, क्योंकि ये है जो कहा जा रहा था, जो टेक्स्ट है उससे तो यही लग रहा है कि 65 पे रिटायर होना है। अच्छा जी, आर्टिकल 184, प्रीवियसली द सुप्रीम कोर्ट हैड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ये सुओ मोटो की पावर्स है वो अब थोड़ी लिमिट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जो एप्लीकेशन आपको दी गई है उसी के स्कोप में रहें, आप बाहर निकल कर उससे कोई जजमेंट ना दें। जो रिज़र्व सीट्स में भी हुआ कि जो बात थी, तो जो एप्लीकेशन थी, आपने बोला भाई हमारे पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, हम इससे भी बाहर एक ह्यूमन राइट्स, एक फंडामेंटल राइट्स वाले इशू के चक्कर में बात कर लेंगे। अगर लेट्स से इसकी मिसाल अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा कोई रेंट का मसला है, मेरा लैंडलॉर्ड मुझे पानी नहीं दे रहा, मैं एप्लीकेशन दूँ यार मुझे पानी नहीं दे रहा, और सुप्रीम कोर्ट बोले अच्छा नहीं पूरे मुल्क के लिए पानी एक फ़ंडामेंटल राइट है और सबको, सारे गवर्नमेंट जो है सबको, बोले भाई ये तो एप्लीकेशन में था ही नहीं, इधर कहाँ पहुँच गए हो तुम। तो वो ये भी एक ज़रूरत है। अगेन हम बदनीयती को अगर साइड पर रखें, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह अपनी सुओ मोटो पावर्स जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से इंटरप्रेट की हैं वो ज़्यादती है। इतनी कॉन्स्टिट्यूशन में ना इन्विजन की गई थी, ना मुझे लगता है कि उनके पास इतना ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का राइट है। उसमें
पॉपुलिज्म भी बहुत ज़्यादा आ गया, उसमें कैमरा से भी बहुत ज़्यादा चीफ जस्टिस की दोस्ती हो गई, उसमें बहुत सारे ऐसे डिसीजन। इफ्तिखार चौधरी ने फैसला किया कि मैं ख़ुद अपने बेटे के केस में बैठ सकता हूँ। तो सुओ मोटो पावर्स लिमिट करने की ज़रूरत ज़रूर है। अगेन इस वक्त लग रहा है बदनीयती से की जा रही है, इसलिए क्वेश्चनेबल हो जाती है। Article 186A, this article originally gave the Supreme Court the power to transfer cases pending from the High Court to another. अब वो कह रहा है कि बस आप सुप्रीम कोर्ट पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। Again, procedural, I don't see the problem. Article 187, while this article allows the Supreme Court to pass orders to ensure complete justice, the amendment specifies that no order shall be passed unless it is in pursuance of the jurisdiction vested and exercised by the Supreme Court. Article 187 फिर वही लिमिट कर रहा है कि भाई जो आपकी jurisdiction है, जितनी आपकी पावर है, उसमें रहते हुए आप कर सकते हैं, उसको पामाल ना करें। अच्छा, अब सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि थ्रू आउट कहा जा रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगा, अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स लिमिट हो जाएंगी, चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगी। तो आर्टिकल 191A ऐड किया जा रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना रहा है सुप्रीम कोर्ट में ही। सुप्रीम कोर्ट नहीं अबॉलिश हो रहा कि रेगुलर सुप्रीम कोर्ट जो है वो रेगुलर अपना काम करेगा, उसकी पावर टू लिसन टू कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स थोड़ी लिमिट हो जाएगी। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बनेगी वो benches will be formed as per the terms determined by the Judicial Commission of Pakistan. Key features of these constitutional benches include they will have the jurisdiction under Article 184, वो जो original jurisdiction of the Supreme Court थी as envisioned in the Constitution, वो अब इस बेंच को दी जा रही है। साथ ही साथ एपेलेट जुरिस्डिक्शन होगी, मतलब जो केसेस हाई कोर्ट से हैं उसकी जो अपील्स हैं वो इधर जाएंगी। वेयर अ जजमेंट हैज़ बीन पास्ड अंडर आर्टिकल 199। आर्टिकल 186 तो जो ये ह्यूमन राइट्स वाले इश्यूज़ थे, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर्स थे, ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ जाएंगे। इसमें जब सलाउद्दीन अहमद आए थे उन्होंने समझाया था कि हो सकता है कि अगर आप एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाएं तो वो कन्फ्यूजन हो जाएगी कि भाई थ्रू आउट जो प्रोसेस है वो एक तरह चल रहा है और फिर एंड पे आके वो स्प्लिट हो जाता है। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो अभी भी स्प्लिट हो रहा है और अभी भी ये मसला आएगा। अभी मैंने आपको एक सिंपल करके मिसाल दे दी थी, यूजुअली इतनी सिंपल नहीं होती मिसालें, पर अगर वही लैंडलॉर्ड वाला आप केस उठाकर देख लें, अगर उसमें ये क्वेश्चन आए कि भाई मैं क्यों पानी दूं, लैंडलॉर्ड मेरा तो हक ही नहीं है, एग्रीमेंट में नहीं है पानी देना, मैं क्या उससे आर्ग्यू करूं। अगर मैं फंडामेंटल राइट्स आर्ग्यू करना शुरू कर दूं और सुप्रीम कोर्ट उसको सुन रहा है और वो एक रेंट का मैटर है या वो कॉन्ट्रैक्ट का मैटर है, उसमें ह्यूमन राइट्स का क्वेश्चन आ गया, तो क्या होगा, बीच केस में बोलेंगे नहीं नहीं हम ये नहीं सुन सकते, हम कान बंद कर लेते हैं, आप उधर चले जाएं। तो ये कन्फ्यूजन इन प्रैक्टिस ज़रूर पैदा होगी इससे। साथ ही साथ न्यू क्लॉज हैज़ बीन एडेड टू आर्टिकल 199 स्टेटिंग दैट द हाई कोर्ट कैन नॉट इशू ऑर्डर्स और गिव डायरेक्शंस ऑन इट्स ओन इन द नेचर ऑफ सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन बियॉन्ड द कंटेंट ऑफ द एप्लीकेशन फाइल्ड। वही चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट को लिमिट किया है, हाई कोर्ट को भी लिमिट किया है। इन आर्टिकल 209 द अमेंडमेंट एक्सपैंड्स द स्कोप ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल Council's inquiries. Previously, the council would look into matters where a judge was incapable of performing their duties or was guilty of misconduct. The new amendment adds that the council will now consider cases where a judge is inefficient in performing his or her duties. अच्छी बात है कि हम पहले जो है कि ग्रोस मिसकंडक्ट हो या चलिए ग्रोस ना भी हो, मिसकंडक्ट हो या परफॉर्म नहीं कर रहे ड्यूटी, उस पर हटाया जाता था। अब अगर वो इनएफिशिएंट हैं, बुरे केसेस कर रहे हैं, उसको भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो इंक्वायर कर सकती है। अगेन इन थ्योरी क्या मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, क्या ये बुरी चीज़ नहीं, इन थ्योरी तो बहुत अच्छी चीज़ है, एक ओवरसाइट होनी चाहिए, जजेस को ये नहीं लगना चाहिए हम आ गए तो अब कोई हमारा नहीं बिगाड़ सकता। इन प्रैक्टिस क्या होगा, इन प्रैक्टिस ये होगा कि अगर आपको कोई जज नहीं पसंद आप उसको इनएफिशिएंट लेबल कर देंगे। इन प्रैक्टिस जजेस को कंट्रोल करने का ही एक लीवर मिल गया है। अगेन दिस इज़ द प्रॉब्लम राइट, कि आप सिस्टम कैसे बनाएं जब आपको लगता है कि उसमें जो एक्टर्स हैं वो बैड फेथ में एक्ट करेंगे, वो सिस्टम को एक्सप्लॉइट करेंगे, वो उसका फ़ायदा उठाएंगे। देयर इज़ सो मच दैट अगर आप एक सिस्टम बना रहे हैं यू माइट नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद इट, बट द फैक्ट दैट इस वक्त एक जंग की कैफियत है और वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉज एंड दीज थिंग्स डोंट मैटर और लोग अपने दायरों से बाहर आकर जंग लड़ रहे हैं, उसमें इस तरह का कानून शक यही है कि भाई बदनीयती से इस्तेमाल किया जाएगा। इन आर्टिकल 215 regarding the Chief Election Commission
an amendment has been made stating that the commissioner and a member of the election commission shall continue to hold office even after the expiry of their term until a successor assumes office. ये अब आगे जाके मसला होगा कि अभी तो इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत पसंद है, तो उसको अगर थोड़ा ऐसा एक्सटेंड करना हो तो नया अपॉइंट ही नहीं करेंगे, कंसेंसस क्रिएट नहीं होगा. ये शायद पीटीआई के लिए किया है कि भाई पीटीआई अगर आप कंसेंसस नहीं करते नए कैंडिडेट पे तो यही कंटिन्यू करता रहेगा और इससे तो आपको नफ़रत है. अवार्ड्स, अच्छा ये अब साथ ही साथ उन्होंने बोला शुरू में और एंड में ना स्वीट होना चाहिए कि आप अच्छे टेस्ट के साथ जाएं. अवार्ड्स फॉर द अचीवमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, आर्ट्स एंड पब्लिक सर्विस हैव बीन इंट्रोड्यूस. अच्छी बात है, दें अवार्ड्स, लोगों को इन फील्ड्स में हमें इंकरेज करना चाहिए. साथ ही साथ एक छोटी सी चीज़ है, इन द फोर्थ शेड्यूल military authorities have been granted powers to collect local taxes, fees, charges and tolls in cantonment areas. सारे रुकबे तुम्हारे लिए हैं, मतलब टैक्सेशन की पावर भी दे दी आपने मिलिट्री को. तो अगर लेट्स से आप अस्करी में रहते हैं, आपका टैक्सेशन अस्करी कलेक्ट करेगी, या कैंट में रहते हैं आप, तो आपकी जो टैक्सेशन है वो अब गवर्नमेंट को नहीं जाएगी, मिलिट्री को जाएगी. क्या ही कह सकते हैं यार. आई थिंक इससे वाज़े हो जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहाँ से आई है. आई डू थिंक इट विल नॉट द लॉ इटसेल्फ बट द फैक्ट दैट ये जिस तरह से रैम थ्रू की जा रही है, ख़बरें आ रही हैं, वो अख्तर मैंगल हों, वो ज़ैन कुरैशी हों, वो पीटीआई हो, सब जगहों से यही इन्फॉर्मेशन आ रही हैं कि यार इसको उठा लिया, उसको उठा लिया. तो ये जिस तरह किया जा रहा है, तड़ियाँ दी जा रही हैं कि भाई नहीं आए तो फिर हम बंदे तोड़ लेंगे, ये कर लेंगे. जिस तरह से ये किया जा रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, पार्लियामेंटेरियन रवैया नहीं है, ये बस एक जंग है. इसीलिए मैं बार बार इंसिस्ट करता हूँ कि सिस्टम्स बनाएं. और सिस्टम्स जब टूटना शुरू हुए थे एक इंसान को फेवर करने के लिए, सिस्टम्स ख़राब होना शुरू हुए थे, तब से मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया था. अब हम उस जगह पहुँच चुके हैं कि जिसके पास जितनी पावर है वो ना कॉन्स्टिट्यूशन देख रहा है, वो ना लॉ देख रहा है, वो बस कह रहा है कि अपना फ़ायदा निकालो. और इस शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से अगेन व्हाट हैपन्स विद द लॉ आई डोंट नो. पास तो हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि जो चाह रहे हैं, जो मुल्क चला रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हो जाए, तो हो तो जाएगा. इससे जो भी हो, क्योंकि इतना डायरेक्ट पंगा पीपीपी और पीएमएलएन ने अब ले लिया जुडिशरी से, तो जुडिशरी तो उनको माफ़ नहीं करेगी. इफ्तिखार चौधरी ने पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर फारिग किया, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ही फेल्ट स्लाइटेड बाय द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. इसीलिए उन्होंने शुरू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तंग ही करते रहे वो. तो जो होगा एज़ फार एज़ द लॉ इज़ कंसर्न्ड, आई डोंट नो, that will take its course, but I do think the judiciary and people in the judiciary who have historically been anti-PPP and anti-PMLN, क्योंकि वो उसी पाकिस्तान के जो एक टू पाकिस्तान की हमारी सीरीज़ में भी हमने डिस्कस किया, जो एक मिडिल क्लास मोरालिटी है पाकिस्तान की, वो जो एक पाक स्टडीज़ जनरेशन है जिनको सालों साल बताया गया है कि जी सबसे बुरी चीज़ पाकिस्तान में सियासतदान है, पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है, सियासतदान खा गए, वो वहीं से आते हैं. तो उनकी वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन है. और क्योंकि बाकी चीज़ों का और प्रोपेगेंडा होता है, और तरीके से उनको पेश किया जाता है, तो एक टिल्ट हमेशा से उस तरफ रहा है. और या तो टिल्ट नहीं भी रहा हो तो दे बेंड डाउन टू पावर, राइट. जब मिलिट्री डिक्टेटर्स आते हैं उसको रबर स्टैम्प किया जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है. तो वो एक हिस्ट्री ज़रूर रही है हमारी जुडिशरी की. I just thought I'll come in and tell you what is in it, where you will stand on every single clause is almost irrelevant. At least बताना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि हो क्या रहा है, हो क्यों रहा है. बाकी जो आप देखेंगे सारी कवरेज वो उसी बेसिस पे देखेंगे कि पार्टी क्या कह रही है, पार्टी हेड क्या कह रहा है. वो इंसान जो चाहता है वही होगा, वही रिपोर्ट होगा, वही लोग आएंगे, आपस में लड़ेंगे. मवाद जो है उसके रेपरकशंस क्या हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसका हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम पे क्या फ़र्क होता है, उस पे इतने एजुकेटेड डिस्कशंस नहीं होंगे. एंड दिस इज़ व्हाट आई फील आवर मेन स्ट्रीम मीडिया इज़ लैकिंग. दिस इज़ व्हाट दे कीप शोइंग यू एवरी सिंगल डे कि कौन मौलाना फजल रहमान से कितना मिला, कौन अडियाला जेल में किस टाइम गया, क्या हुआ, क्यों हुआ.
तो इसीलिए हम हर इशू को जिस तरह देखते हैं वो इन्हीं बाइनरीज में देखते हैं कि पार्टी क्या कह रही है, पार्टी हेड क्या कह रही है, मेरी पार्टी कौन सी है, इस तरफ मैं लग जाता हूँ. इट्स अनफॉर्चुनेट बट इट इज़ व्हाट इट इज़. दिस इज़ पाकिस्तान.